हेलो बच्चों, जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारी वो दो ही रह रही हैं भाई, एक तो नॉर्मेलिटी और एक है पार्ट्स पर मिलियन। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स पर मिलियन को। नॉर्मेलिटी होती क्या है? नॉर्मेलिटी, कोई भी आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने इक्विवेलेंट मोल्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के। किसी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने इक्विवेलेंट मोल्स प्रेजेंट हैं, वो कहलाती है आपकी नॉर्मेलिटी। क्या होगी नॉर्मेलिटी? द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter सॉल्यूशन। किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने इक्विवेलेंट मोल्स प्रेजेंट हैं, ये कहलाएगा आपका भाई नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को n से डिनोट करते हैं और n किसके बराबर होता है भाई? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो किस में लेनी है भाई? लीटर में। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो या तो n लिखा मिलेगा, n से भी लिख देते हैं इसको, या इसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी भाई ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या सीधा n लिखा मिल जाएगा किसी भी नंबर के पीछे। किसी भी सॉल्यूशन की अगर नॉर्मेलिटी दी हुई होगी तो या तो ये यूनिट दी हुई मिलेगी या सीधा n लिखा मिलेगा। जिसके पीछे भी n लिखा मिले समझ जाना कि नॉर्मेलिटी की बात हो रही है। ठीक है, अब बात आ गई कि हमने नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने सीखे हैं, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स कैसे निकालेंगे? तो ये देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ये किसके बराबर होते हैं भाई? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स होते हैं गिवन मास डिवाइड बाय में इक्विवेलेंट मास। भाई आपको किसी भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स निकालने, तो उसका तरीका क्या है? जितना मास दे रखा है वो उससे डिवाइड कर दो उसके इक्विवेलेंट मास से। अब मास, मोलर मास तो हमने पढ़ा था, यहाँ इक्विवेलेंट मास आ गया, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका क्या है? मोलर मास डिवाइड बाय में, अगर सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, मैं यहीं पे बता देता हूँ भाई, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन दे रखे आपको एसिड ही मान लीजिए, अगर कोई सॉल्यूशन हो एसिड दे रखे, एसिडिक दे रखे है, तो उसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा आपका मोलर मास डिवाइड में बेसिसिटी। अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स और उसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए। हमें नहीं पता नंबर ऑफ मोल्स, इक्विवेलेंट मोल्स क्या होंगे, तो वो निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स कैसे निकालेंगे? देखो, इसका फार्मूला है गिवन मास, जितना आपको मास दे रखा है वो डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट मास से। गिवन मास तो ठीक है दिया हुआ मिल जाएगा, लेकिन इक्विवेलेंट मास तो हमें नहीं पता कैसे निकलेगा। तो इक्विवेलेंट मास अगर आपको निकालना है, और किसका निकालना है? किसी एसिड का निकालना है। किसी भी एसिड का अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसका तरीका क्या है? जो उसका मोलर मास है उसको उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर दो। अब फिर एक नई चीज़ आ गई, बेसिसिटी। यहाँ बता देता हूँ बेसिसिटी है क्या। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है और वो एसिडिक है, तो ये देखो, आपको अगर उसकी बेसिसिटी फाइंड आउट करनी है। बेसिसिटी का मतलब है कि उस सॉल्यूशन में से एक जो मॉलिक्यूल है किसी भी एसिड का,
बेसिसिटी किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ H प्लस आयन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एसिड के एक मॉलिक्यूल से, एसिड के एक मॉलिक्यूल से कितने H प्लस आयन हटाए जा सकते हैं, कितने H प्लस आयन डिस्प्लेस हो सकते हैं, वो कहलाती है उसकी बेसिसिटी। सपोज मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मेरे पास H2SO4 है, H2SO4। तो H2SO4 में क्या होगा, देखो यहाँ कितने H प्लस आयन रिलीज किए जा सकते हैं भाई, कितने हाइड्रोजन हैं, 2। कितने हाइड्रोजन हैं, 2। तो यहाँ से जो इसकी बेसिसिटी होगी वो किसके बराबर आ गई भाई, 2 के। HNO3 है, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए जा सकते हैं, 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी बेसिसिटी वो आ जाएगी भाई 1। अगर यहाँ पे ये होता है 2HNO3, तो पहले देखो कि एक मॉलिक्यूल से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए जा सकते हैं, 1। अगर मैं यहाँ इस 2 को हटा दूँ तो एक ही मॉलिक्यूल है ना HNO3 का, तो इसमें से तो एक ही जा सकता है, तो 2 मॉलिक्यूल होगी तो कितने जाएंगे, 2। ठीक है, तो यहाँ इसकी अगर यहाँ 2 लगाऊंगा तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी भाई, 2। अगर मैं बात करूँ HCl की, H3PO4 ले लो, यहाँ इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए जा सकते हैं, 3। तो यह इसकी जो बेसिसिटी होगी वो किसके बराबर होगी भाई, 3। तो जब भी आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है एसिड का, तो उसका मोलर मास निकालो और उसकी बेसिसिटी से उसको डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करूँ इसकी HNO3 की, इसका अगर मैं इक्विवेलेंट मास निकालूँ तो हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14 और 1 15 और 16 3 48, यानी 63। इसका जो मोलर मास है वो कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ HNO3। इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है HNO3 का, मोलर मास कितना हो गया, 63। बेसिसिटी कितनी होगी, कितने H प्लस आयन यहाँ से हटाएंगे, 1। तो बेसिसिटी कितनी आ गई, 1। यहाँ जो इक्विवेलेंट मास आया है ये कितना आ जाएगा, 63 ग्राम। तो ध्यान रखना, अगर आपको इक्विवेलेंट मास चाहिए एसिड का, तो मोलर मास डिवाइड बाय में बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होगी, किसी भी सॉल्यूशन से, किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन से कितने H प्लस आयन रिलीज किए जा सकते हैं या कितने H प्लस आयन डिस्प्लेस हो सकते हैं, वो कहलाएगा आपका उसकी बेसिसिटी। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको सॉल्यूशन है वो बेसिक दे दिया जाए, बेसिक, अगर आपको निकालना पड़ जाए इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, कोई बेस दे रखे और उसका इक्विवेलेंट अगर मास आपको निकालना पड़ जाए तो क्या करोगे भाई, वही तरीका, मोलर मास डिवाइड में अब की बार क्या कर दोगे, एसिडिटी। और एसिडिटी का क्या मतलब है भाई, एसिडिटी का नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, यानी बेस के एक मॉलिक्यूल के अंदर से हम कितने OH नेगेटिव आयन से रिप्लेस कर सकते हैं। किसी भी कोई बेस आपको और उसका एक मोल दे दिया, हमें एक मॉलिक्यूल दे दिया, एक मोल नहीं सॉरी, बेस के एक मॉलिक्यूल से कितने OH नेगेटिव आयन हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो उसकी एसिडिटी कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं बात करूँ MgOH होल ट्वाइस, यहाँ से कितने OH नेगेटिव आयन रिप्लेस किए जा सकते हैं भाई, 2। तो इसकी जो एसिडिटी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 2 के। NaOH अगर मैं यहाँ ले लूँ तो कितने OH नेगेटिव आयन यहाँ से जा सकते हैं, 1। तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 1।
तो इस प्रकार से करना है। अगर आपको यहाँ पे बेस की पूछी जाए तो मोलर मास डिवाइड बाय में एसिडिटी, एसिडिटी की जगह क्या रखोगे कि कितने OH नेगेटिव आयंस वहाँ पे रिप्लेस किए जा सकते हैं। ध्यान रखना, पजल मत हो जाना कि यहाँ एसिड की बात हो रही तो यहाँ भी एसिडिटी लेंगे, नहीं, यहाँ एसिड की बात हो रही तो नीचे बेसिसिटी लेंगे, और बेसिसिटी का मतलब क्या है, कितने H+ आयंस वहाँ से रिलीज हो रहे हैं, समझ आ गई। और जब बेस की बात हो रही तो यहाँ एसिडिटी, और एसिडिटी के अंदर क्या करते हैं, कितने OH नेगेटिव आयंस यहाँ से रिप्लेस होंगे। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट। अगर आपको कोई साल्ट दे दिया, अगर आपको कोई साल्ट दे दिया और उस साल्ट की आपको एसिडिटी वो निकालनी है, आपको एक साल्ट दे दिया और उस साल्ट का आपको इक्विवेलेंट मास निकालना, तो उसका तरीका क्या है, मोलर मास डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करेंगे टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल एटम। जो साल्ट की हम बात कर रहे हैं, उस साल्ट की अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसका मोलर मास लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे कि जो साल्ट हमने ले रखा है उसके अंदर जो मेटल एटम है, उस मेटल एटम के ऊपर कितनी वैलेंसी है उसकी वैलेंसी अगर 2 है तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। जितनी उसकी वैलेंसी होगी वही उसका क्या रहेगा भाई, उसी से डिवाइड कर देंगे, तब जाके निकलेगा आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ पोटाशियम क्लोराइड का, पोटाशियम क्लोराइड का, तो देखो अगर इसके इक्विवेलेंट मास की बात करें तो इसका मोलर मास कितना होगा, क्लोरीन का कितना है 35.5, पोटाशियम का कितना है 40, लगभग 39.5 होगा। पोटाशियम का जो मास होगा लगभग 39.5 के करीबन है शायद। तो अब अगर हमें इसका मास निकालना, इक्विवेलेंट मास निकालना, तो क्या होगा, पहले मोलर मास निकालेंगे, कितना हो जाएगा 40 और 35 75, यानी कि 75 डिवाइड बाय में मेटल एटम जो है उसकी वैलेंसी कितनी है, मेटल एटम कौन सा है पोटाशियम। अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी भाई, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सारे के सारे एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनकी जो वैलेंसी है वो क्या रहने वाली है 2 8 8 1, वैलेंसी कितनी है 1, तो किससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि कितना आ गया 75 ग्राम। तो जब भी आपको अगर इक्विवेलेंट मास पूछा जाए साल्ट का, तो निकालने का तरीका यही है कि जितना उसका मोलर मास है उसको डिवाइड कर देंगे, जो मेटल एटम है उसकी वैलेंसी कितनी है, जो मेटल एटम है उसकी वैलेंसी जितनी भी होगी 1 2 3 4 जितनी भी होगी, उसी से अगर उसको डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट। अब बात आती है भाई आयंस की, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस। आयंस का अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना तो तरीका वही है भाई, मोलर मास डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज, जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा आयंस के ऊपर, सॉरी टोटल पॉजिटिव चार्ज नहीं है भाई, टोटल चार्ज ऑन आयन, आयंस के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा, कितना चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, आपको बस इतना देखना है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। हमें उसके साइन पे नहीं जाना, हमें ये देखना है कि चार्ज कितना है। मान लीजिए किसी पे चार्ज आ गया -2, तो हमें इस माइनस पे नहीं जाना, हमें पता करना है कि टोटल चार्ज कितना है, 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। किसी पे अगर आ गया 3, तो हमें ये नहीं देखना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमें देखना है चार्ज 3 है तो यहाँ किससे डिवाइड कर देंगे 3 से। तो ध्यान रखना, नॉर्मेलिटी अगर आपको निकालनी है, एसिड की निकालनी है, तो ये तरीका बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब कितने H+ आयंस यहाँ से रिलीज होंगे। बेसिसिटी अगर आपको बेस के लिए निकालना है तो इसकी एसिडिटी कितनी है, एसिडिटी का मतलब कितने OH नेगेटिव आयंस रिप्लेस हो सकते हैं।
अगर आपको साल्ट की पूछी जाए तो साल्ट के अंदर जो मेटल एटम होगा उसकी वैलेंसी कितनी है उससे डिवाइड कर देंगे मोलर मास को। और अगर पूछी जाए आयंस की तो आयंस के अंदर मोलर मास को डिवाइड कर देंगे जो टोटल चार्ज है उस आयन के ऊपर टोटल चार्ज, आइदर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें ये नहीं देखना कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव, बट हमें ये देखना है कि टोटल चार्ज कितना है। तो ये है भाई आपके नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करेंगे। सवाल है भाई, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.9 ग्राम H2SO4 इन 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। आपको नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे सॉल्यूशन की, वॉल्यूम कितने है सॉल्यूशन की, 250 ml तो उसकी वॉल्यूम है और उसके अंदर 4.9 ग्राम क्या दे रखे है भाई, H2SO4। तो आपको नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो चीज़ मैंने पहले बताया था, जो चीज़ आपको निकालनी हो उसका फार्मूला लिखो, जो दे रखी है वो चीज़ें लिखो। उसके बाद देखोगे हमें और क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है नॉर्मेलिटी भाई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स डिवाइड में टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम और वॉल्यूम किस में होनी चाहिए भाई, लीटर में। ठीक है, अब वॉल्यूम तो हमें दे रखी है 250 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। देखो भाई 250 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने एक दिन पहले बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होती है भाई, 1 ml के। ये चीज़ नोट कर लेना। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर आ गई, 250 ml की वॉल्यूम तो आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है, H2SO4। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ H2SO4 वो किसके बराबर होंगे भाई, गिवन तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स निकालने आपको H2SO4 के, तो गिवन मास डिवाइड में क्या करेंगे भाई, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, लेकिन हमें अब क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। अब ये क्या है भाई, H2SO4 एक एसिड है, एसिड है तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो किसके बराबर होगा, मोलर मास डिवाइड किससे करेंगे भाई, बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब कितने H+ आयंस यहाँ से डिस्प्लेस हो सकते हैं, कितने, 2। मोलर मास कितना होगा, देखो आपको ये चीज़ें दी हुई मिलेंगी कि हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होगा, वो आपको दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो कई बार निकाल चुके हैं। H2SO4 का जो मोलर मास होगा वो 98 होगा भाई, और बेसिसिटी कितनी है भाई, 2। तो 49 ग्राम आया भाई इसका इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, 49। अब क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास से निकालेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स, यानी ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ पे। गिवन मास कितना है, 4.9, इक्विवेलेंट मास कितना है, 49, कितने पे गया, डेसिमल हटा दिया, डिवाइड कर दिया 10 से, 0.1 मोल आ गया भाई। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स कितने आ गए, 0.1। ये वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे हम, यहाँ पे। तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, ऊपर उठा के। इसमें नॉर्मेलिटी किसके बराबर आ जाओगी भाई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स कितने हैं, 0.1। वॉल्यूम आपको लीटर में लेनी है, दे किस में रखी है, ml में, 250 ml है। 250 डिवाइड किससे कर देंगे भाई, 1000 से। ये 1000 यहाँ से रिप्लेस होकर कहाँ चला जाओगा, ऊपर। यहाँ से इसका डेसिमल हटा दिया, देखो 0 0, 5 दूनी 10, 5 5 25, 0.4
एन, ये क्या आ गई भाई इसकी नॉर्मेलिटी आ गई 0.4 एन, तो ये आ गई इसकी नॉर्मेलिटी। तो आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा भाई कैसे निकालने हैं नॉर्मेलिटी निकालनी। जो पहले जो चीज़ आपको निकालनी है उसका फार्मूला रख दिया हमने। अब क्या चाहिए हमें, वॉल्यूम तो हमें दे रखी है लेकिन हमें चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स निकालेंगे कैसे, ये फार्मूला लगा के। इसके लिए चाहिए हमें इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, इस तरीके से। अब यहाँ एसिड है तो इसकी क्या आ जाएगी यहाँ पे बेसिसिटी। एसिड है तो इसका मतलब कितने H+N वहाँ से रिलीज करेगा 2, सीधा लिख दिया। उसके बाद यहाँ से हमने इक्विवेलेंट मास निकाल लिया तो इक्विवेलेंट मोल्स निकल जाओगे। इक्विवेलेंट मोल्स निकल गए तो यहाँ से आपकी नॉर्मेलिटी निकल जाओगी। तो ये है भाई आपकी नॉर्मेलिटी। और इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। कभी कभार एक इक्वेशन और दे रखी होती है भाई, नॉर्मेलिटी इक्वेशन बोलते हैं उसको। अब हम करेंगे भाई मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन क्या है, कैसे निकलेगी। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो m1 है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी क्या है m1 है, और उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या है v1। लेट अस कंसीडर देयर इज ए सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी m1 एंड वॉल्यूम v1। इसको हमने क्या कर दिया भाई, डाइल्यूट कर रहे हैं हम इसको। डाइल्यूट का मतलब इसके अंदर एक सॉल्यूशन और मिला रहे हैं, और जो सॉल्यूशन मिला रहे हैं उसकी मोलैरिटी है m2 और वॉल्यूम है भाई v2। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम उसकी v1 है। इसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं दूसरे सॉल्यूशन के साथ जिसकी मोलैरिटी m2 है और वॉल्यूम क्या है v2। तो दोनों केसेस के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है ना वो क्या रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स वो क्या रहेंगे भाई सेम। नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे कि जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन था, इसकी m1 मोलैरिटी थी, v1 इसकी वॉल्यूम थी, दूसरे के साथ मिक्स किया जिसकी मोलैरिटी m2 थी और वॉल्यूम v2 थी, तो जब आप इनको मिक्स करोगे तो जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो सेम रहेंगे। और यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा m1 v1 किसके बराबर हो जाएगा भाई m2 v2, कैपिटल M आएगा भाई। m1 v1 किसके बराबर हो जाएगा m2 v2, और इसी इक्वेशन को बोलते हैं भाई मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन समझ आ गई। जब भी आपको दो सॉल्यूशन दे रखे हैं उनको आप मिक्स कर रहे हो तो उनके अंदर जो मोलैरिटी होगी, मोलैरिटी के जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या लगेगा, पहले वाले की मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय पहले वाले की वॉल्यूम किसके बराबर होगी, दूसरे वाले की मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले की वॉल्यूम कितनी है। इस इक्वेशन को बोला जाता है मोलैरिटी इक्वेशन। अब होता क्या है, मान लीजिए कभी कभार कि दो से ज़्यादा वहन 2 और मोर सॉल्यूशन आर मिक्स्ड टुगेदर। ये तो 2 के लिए थी। जब 2 से ज़्यादा टाइप के आपके पास अगर सॉल्यूशन और उनको अगर आप मिक्स कर रहे हो, जैसे एक एसिड है एक बेस है, उनको अगर आप मिक्स कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, जो इनकी मोलैरिटी होगी, पहले वाले की मोलैरिटी और दूसरे वाले की मोलैरिटी m1 मान लीजिए पहला सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी है m1 और पहले वाले की वॉल्यूम कितनी है v1, दूसरे वाले की m2 वॉल्यूम v2। तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा, दोनों को मिक्स करने के बाद जो नया सॉल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी क्या बन जाएगी भाई m3 और वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगी v1 प्लस v2। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ m3 v3 किसके बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2। जब एसिड और बेस को आपस में मिक्स किया जाता है तो मान लीजिए एक की मोलैरिटी वॉल्यूम दे रखी है, आपको किसी तीसरे जो नया सॉल्यूशन बनेगा, एसिड और बेस को मिक्स कर दिया हमने, तो वहाँ जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। तो ये तरीका है, ये इक्वेशन वहाँ पे काम करेगी। उसी प्रकार से नॉर्मेलिटी इक्वेशन है। नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या कहती है, मान लीजिए आपके पास
कोई सॉल्यूशन है और उसके अंदर उसकी नॉर्मेलिटी n1 है और उसकी वॉल्यूम कितनी है v1। दूसरा कोई सॉल्यूशन है, नॉर्मेलिटी n2 है और वॉल्यूम कितनी है v2। तो जब आप इनको मिक्स करोगे तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हैं, या मैं यूँ कहूँ कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स हैं, वो क्या रहेंगे भाई, सेम। तो यहाँ से जो रिलेशन निकल के आएगा वो क्या रहेगा, n1v1 इज इक्वल टू n2v2। ये जो इक्वेशन होगी इसको बोलते हैं भाई नॉर्मेलिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन m1v1 इज इक्वल टू m2v2, नॉर्मेलिटी इक्वेशन n1v1 इज इक्वल टू n2v2। और ये है जब दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशंस को आप मिक्स करवा रहे हो, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी जब आप दो या दो से ज़्यादा ऐसे सॉल्यूशंस को मिक्स करवा रहे हो और फिर आप उनकी नॉर्मेलिटी निकाल रहे हो, तो वही तरीका बनेगा n1v1 प्लस n2v2 इज इक्वल टू n3v1 प्लस v2, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ n3v3, ठीक है भाई। तो ये रहेगा आपका नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वेशन। क्या रहेगी मोलैरिटी इक्वेशन, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और नॉर्मेलिटी इक्वेशन n1v1 इज इक्वल टू n2v2। एक आता है नॉर्मेलिटी के बीच में और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन आता है भाई, अब वो करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो है भाई पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ये पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से भाई, देखो अगर हम मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, मान लो नींबू का पानी शिकंजी बना रहे हो, शिकंजी के अंदर जो नमक डालते हैं, शिकंजी बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर जो नमक डालते हैं उसकी मात्रा शिकंजी के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। या अगर मैं कहूँ कि अगर घर खीर बनाने लग रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, दूध है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ा है, चावल हैं वो भी ज़्यादा मात्रा में पड़ते हैं, चीनी डाल दी चलो वो भी कुछ ना कुछ ज़्यादा मात्रा में पड़ेगी। लेकिन इन केस अगर मैंने उसके अंदर इलायची वगैरह डाल दी तो इलायची, ये तो नहीं है ना कि इतनी सारी इलायची पड़ेगी, बस थोड़ी सी इलायची पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है कि पार्ट्स पर मिलियन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम केवल वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो, वेरी वेरी इन लो अमाउंट। जब भी किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मात्रा बहुत ही कम हो तब हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं पार्ट्स पर मिलियन का। तो होता क्या है भाई पार्ट्स पर मिलियन, it is used when the amount of solute in a given solution is very very lesser amount। या लो क्वांटिटी कहते हैं भाई। इट इज यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन गिवन सॉल्यूशन इज वेरी वेरी लो, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब सोल्यूट की मात्रा बहुत ही कम हो, बहुत ही कम, वेरी वेरी लो, तो उस केस में हम यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन का, ठीक है। और पार्ट्स पर मिलियन के अंदर हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं भाई, इट कैन बी calculated for weight by weight percentage, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इनके लिए हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगर हमें निकालना है पार्ट्स पर मिलियन फॉर वेट बाई वेट परसेंटेज, तो जब हम वेट बाई वेट परसेंटेज निकाल रहे थे, एक बार ppm को भूल जाओ, जब हम वेट बाई वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज निकाल रहे थे, इसका मतलब क्या था कि मास ऑफ सोल्यूट और डिवाइड कर रखा था हमने टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास, ये तो निकाल ही रहे थे हम। तो ये तो हो गया आपका पार्ट्स। बात किसकी हो रही है, पर मिलियन की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁶ से, ये आ जाएगा आपका पार्ट्स पर मिलियन फॉर वेट बाई वेट परसेंटेज।
समझ आ गई कि जब भी आपको वेट बाय वेट परसेंटेज के लिए पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो उसका तरीका ये, अगर वेट बाय वेट में निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूट लो, डिवाइड बाय में टोटल मास मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁶ से। अगर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में निकालना है, वॉल्यूम की फॉर्म में निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट या सोलवेंट, कौन से की भी निकालना हो, सोल्यूट की हो या सोलवेंट की, डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम, और ये ml में होनी चाहिए भाई, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁶ से। तो ये है भाई आपका पार्ट्स पर मिलियन, समझ आ गई। उसके बाद कभी कभार पूछ लिया जाता है भाई टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ रहे हैं इनमें से कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं और कौन कौन सी ऐसी हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो देखो, मान लीजिए मैंने 1 लीटर पानी ले लिया और इस 1 लीटर पानी को जब मैं गर्म करने लग रहा हूँ, यानी 100 डिग्री पे मैंने उसको उबालना स्टार्ट कर दिया, 100 डिग्री तक मैं उसका टेम्परेचर लेके गया। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद जब मैं उसको वहाँ से उतारता हूँ, किसी भी, चाहे वो स्टोव आपका गैस हो, वहाँ से जब मैंने उसको उतारा तो क्या अब भी उसकी जो वॉल्यूम है, पहले 1 लीटर लिया था मैंने, तो क्या अब भी वो 1 ही लीटर रहेगा भाई? नहीं, चाहे 100 ml 200 ml चाहे कितना भी हो, उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो आपका इवेपोरेट हो चुका होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम है वो चेंज होगी भाई, किसकी? सॉल्यूशन की। इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उससे जो वॉल्यूम है उसके ऊपर कोई ना कोई तो इफेक्ट पड़ता है ना टेम्परेचर का। तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ी हैं उसमें जहाँ जहाँ वॉल्यूम लग रही है, जहाँ जहाँ वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लग रहा है या जहाँ जहाँ वॉल्यूम का जिक्र हो रहा है जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में, वो टर्म्स कहलाएगी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो मोलैरिटी थी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज थी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज थी, नॉर्मेलिटी थी, ये क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हैं भाई। और इसके बाद जो बच गई वो कौन सी रहेगी भाई? आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्यों भाई? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों ये? क्योंकि इसको छोड़ के, जैसे अगर मैं मोलैलिटी की बात करूं, मोलैलिटी का मतलब क्या था? मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सोलवेंट, यानी बात किसकी हो रही है? सोलवेंट की। और किसको कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे? मास को कंसिडर कर रहे हैं। कोई चीज़ 1 किलो की है, गर्म करते जाओ, इसका मतलब ये थोड़ी ना वो पहिया की रह जाओगी, आधा किलो की रह जाओगी। तो मास है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए जिन जिन कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर मास को लेके चल रहे हैं हम या मास को इंक्लूड कर रहे हैं, मास का कॉन्सेप्ट जिसके अंदर लग रहा है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जैसे मोलैलिटी हो गया और मास परसेंटेज हो गया, ये वो टर्म्स हैं जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते भाई, ठीक है। तो ये तो थी आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स। इसके बाद आएगा आपका एक तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है भाई, और एक परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक ध्यान रखें, अपना काम करते रहें, बुक से पढ़ते रहें, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आप कोई भी चाहे वीडियो देखो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक बुक में से नहीं पढ़ोगे, हो सकता है मैं भी कुछ चीज़ें स्किप करवा दूँ। तो ऐसा नहीं है कि टोटली ही आप एक टीचर के ऊपर डिपेंड रहोगे। कोशिश करो पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद बुक में से ट्राई ज़रूर करें भाई, बुक में से क्वेश्चन ज़रूर लगाएं अपने। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लें, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है हर एक क्वेश्चन को करवाया जाए। तो इसलिए अपनी बुक है अपने पास, और बुक में से करते रहें भाई अपना काम, ठीक है। थैंक यू।